नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आई स्टोरी में। मैं रोज़ ही दिलचस्प और रोचक कहानियाँ आपको अपने YouTube चैनल पर सुनाती हूँ। तो ऐसी ही दिलचस्प और रोचक कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है सब कान्हा जी की कृपा है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने सब्जी का थैला उठाया और सब्जी लेने बाजार के लिए निकल गई। आज सोचा मेथी मलाई मटर की सब्जी बनाऊंगी। बाजार में थोड़ा समय लग गया। सामने ही दुकान पर नजर पड़ी कान्हा जी के वस्त्र मिल रहे थे, बड़े ही सुंदर से मनमोहक से रंगों में। पहले नजर ठीक थी तो खुद ही बना लिया करती थी, अब पास का बिल्कुल भी नहीं दिखता था। मेरा मन किया एक दो वस्त्र खरीद ही लेती हूँ। मैंने सुंदर सुंदर 2 जोड़े खरीद लिए, बहुत ही सही दाम में मिल रहे कर लिया थे। क्योंकि अब सब्जी का थैला भारी लग रहा था। मैं घर पहुंची तो रुचि की आवाज़ सुनाई दी, लो आ गई मम्मी जी, काफ़ी शॉपिंग करके आ रही हैं। इतने में रोहन बाहर आया और बोला, अरे मम्मी आप कहाँ चली गई थी? मेरे कुछ ऑफिस वाले आ गए थे। कितनी परेशानी हुई रुचि को, बुटीक में अपना क्लाइंट छोड़कर चाय बनाने के लिए आना पड़ा। मैंने कहा बेटा सब्जी लेने गई थी, आज मेरा मन मेथी मलाई मटर खाने का था तो वही लेने गई थी। सामने ये दुकान दिख गई तो कान्हा जी के वस्त्र के ले लिए। रुचि को कितनी बार बोला अपने टेलर से थोड़े वस्त्र बनवा दे। इतने में रुचि अंदर से चिल्लाई, मेरे अपने कस्टमर के कपड़े पूरे नहीं होते, इनको फालतू के काम करवाने हैं। मैंने बोला बेटा ये फालतू के काम नहीं है, कान्हा जी ही इस घर का ख्याल रखते हैं, उन्हीं की कृपा है हम सब पर। रुचि ने बुरा सा मुंह बनाया और बुटीक चली गई। मैं सब्जी बनाने में व्यस्त थी। इतने में उर्मिला पानी लेने अंदर आई और रूंधे गले से बोली, माँ जी 2 गिलास पानी मंगाया है दीदी ने। मैंने पूछा क्या हुआ उर्मिला, आज इतना उदास क्यों हो? वो बोली कुछ नहीं माँ जी। मैंने ज़ोर डालकर पूछा तो वो रोने लगी। उसने बताया, माँ जी क्या बताऊँ, मेरे बेटे की तबीयत खराब थी, मैं 2 दिन की छुट्टी पे चली गई थी। दीदी ने छुट्टी के पैसे काट लिए और बोला कि मैं कहीं और काम देख लूँ। माँ जी आप ही बताइए, मैं इतनी जल्दी और कहाँ पर काम देखूँ? मैं तो यहाँ किसी को जानती भी नहीं। भैया से ही मेरे पति ने बात करके मुझे यहाँ पर लगाया था। माँ जी मैं जो कमाती हूँ उससे मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, मैं उसका वो स्कूल नहीं छुड़वा सकती। वो हाथ जोड़ने लगी। मुझे उस पर काफ़ी तरस आया, मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। मैंने फिर भी उसको आश्वासन दिया कि मैं रोहन से बात करूँगी। वो चली गई और मैं अपने काम में व्यस्त हो गई। शाम को रोहन आया तो उसने मुझे बुलाया और कहा, मम्मी आप थोड़े दिन के लिए वृंदा के यहाँ क्यों नहीं हो आती? मुझे और रुचि को कश्मीर घूमने जाना है। मुझे बुरा तो लगा पर मैंने बोला कि बेटा कोई बात नहीं, तुम हो आओ, मैं यहीं पर रह लूँगी। इतने में रुचि बोली, मम्मी जी आप हमारी बदनामी करवाना चाहती हैं, सबको क्या बताना चाहती हैं कि हम इतने बुरे हैं कि आपको अपने साथ नहीं ले जा सकते। हम आपको ले जाते मगर मेरी सहेलियां और उनके पति के साथ हमारा प्लान बना है, आप यहाँ पर बोर हो जाएंगी, आप वृंदा दीदी के यहाँ चली जाओ कुछ दिन के लिए। मैंने बोला अगर वृंदा से तुम बात कर लो, मैं नहीं कर सकती। वो पिछली बार भी कह रही थी कि मेरी सास आई हुई है और घर में इतनी जगह नहीं है कि मैं आपको रख सकूं। घर में 2 ही तो कमरे हैं, एक में समीर की मम्मी सोती है और एक में मैं और समीर सोते हैं। रुचि खींच गई और बोली, मम्मी जी आप किसी और रिश्तेदार के पास चले जाइए, थोड़े दिन की ही तो बात है, हम कौन सा आपको हमेशा के लिए जाने को कह रहे हैं। मैं वहाँ से उठकर अंदर आ गई और सोचने लगी कि यही वो बच्चे हैं जिनके लिए मैंने कभी अपनी सेहत की परवाह नहीं की, कभी अपने बारे में नहीं सोचा, इनके लिए अपने सारे खर्चे रोक दिया करती थी। चलो कोई बात नहीं, अगली बार ले लूँगी। मैं बहुत रोई। मैंने सोचा अगर आज मैं कुछ भी कमाती तो इनकी परवाह नहीं करती। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी भी तो नहीं थी, हाई स्कूल करते ही मुझे सिलाई कढ़ाई सीखने के लिए भेज दिया। मैंने कभी विरोध ही नहीं किया कि मुझे और पढ़ना है। मैं 3 भाइयों की अकेली बहन थी, बड़े प्यार से पाला था मेरे माँ बाप ने मुझे। 2 साल कोर्स करवाने के बाद मेरी शादी हो गई थी। मैं ससुराल आकर अपने पति और बच्चों में रम गई थी। तब भी कभी आगे पढ़ने की नहीं सोची थी क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। संपन्न परिवार में मेरी शादी हुई थी। आज मैं रोहन के पिताजी को बहुत याद कर रही थी कि कैसे वो मेरी एक एक चीज़ का ख्याल रखते थे। उनके जाने के बाद मैं अकेली हो गई थी, किसी के पास मेरे लिए वक्त ही नहीं
था। मैंने अपने आप को काम में झोंक दिया था। सोचते सोचते मुझे उर्मिला की याद आ गई। आज सुबह वो भी कितना उदास थी। वो भी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसीलिए सबकी बात सुन रही थी। बहुत सोचने के बाद मुझे कुछ भी नहीं सूझा कि मैं कहाँ रहने जाऊँ। तो बैठे बैठे मुझे शीला की याद आई कि उसके बच्चे जब विदेश जा रहे थे तो उसको वृद्धाश्रम छोड़ गए थे। तो मैंने निश्चय किया कि शाम को रोहन आएगा तो मैं उससे कहूँगी कि वो मुझे वृद्धाश्रम छोड़ आए। थोड़ी देर बाद मैं मेडिकल पर अपनी दवाइयाँ लेने के लिए बाहर निकली तो रास्ते में मोहित मिला। उसने मेरे पैर छुए, मैंने आशीर्वाद दिया। उसने पूछा कि आप अकेले कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा दवाइयाँ ख़त्म हो गई थी, वही लेने जा रही हूँ। मोहित बोला माँ जी आजकल तो दवाइयाँ घर पर ही डिलीवर हो जाती हैं। मैंने बोला बेटा थोड़ा बहुत घूमने और पैदल चलने को मिल जाता है, घर बैठे बैठे तो उकता जाती हूँ। उसने कहा माँ जी आपको तो सिलाई आती है ना, तो आप कुछ ना कुछ सिल लिया करो। मेरी मम्मी को भी तो आपने ही सिखाया था। अगर आप उन्हें सिलाई नहीं सिखाती तो आज मैं आपके सामने इतना पढ़ लिख कर नहीं खड़ा होता। पिताजी के गुजरने के बाद मम्मी के पास लोगों के घर में जाकर काम करने के अलावा कोई चारा नहीं था। आपने उनको सिलाई सिखाई तो आज भी वो इज्जत की ज़िंदगी जी रही हैं। मैंने उसकी बात सुनी और सोचते हुए घर आ गई कि क्या सच में मैं किसी के इतना काम आ सकती हूँ। मेरा मन किया देखने का और अगले दिन मैं मोहित के घर चली गई। वहाँ पर काफ़ी सारे कारीगर काम कर रहे थे और मोहित की मम्मी सबको आदेश दे रही थी कि कैसे क्या सिलना है। उसने मुझे देखा और काफ़ी हैरान होकर बोली अरे मीरा जी आप आइए आइए, हमें तो आप भूल ही गई थी। उसने एक लड़की को इशारा करके चाय नाश्ते का ऑर्डर दिया और मेरे पास बैठकर मेरा हालचाल जानने लगी। मैं उसके ठाठ देखकर हैरान थी। उसने महंगे वाले चश्मे का फ्रेम लगा रखा था, गले में सोने की चेन और हाथ में अंगूठियाँ थी। इतने में उस लड़की ने आवाज़ दी कि चाय नाश्ता तैयार है। रीना ने बोला चलिए दीदी अंदर चलते हैं, अंदर जाकर बात करते हैं। हम उठकर अंदर आ गए। मैंने बोला वाह रीना तुम्हारे तो बहुत ठाठ हैं। तो वो हंसकर बोली अरे नहीं दीदी सब आपकी वजह से है। आपने अगर मुझे सिलाई नहीं सिखाई होती तो आज मैं यहाँ नहीं होती। जब आपके घर पर काम करने जाती तो आपने मेरी मजबूरी समझकर बिना कुछ फीस लिए मुझे सिलाई सिखाई थी और जब तब पैसे की मदद भी कर दिया करती थी। मैं आपका एहसान कभी चुका नहीं सकती। मैंने कहा एहसान कैसा, ये सब कान्हा जी की कृपा है। वो हर ज़रूरतमंद इंसान की मदद करते हैं, वही सब जरिया बनाते हैं, तो धन्यवाद कान्हा जी का करो। मैंने बातों बातों में अपने घर की व्यथा सुनाई तो रीना भावुक हो गई। उसने कहा आपका जब जी चाहे तब मेरे साथ रह सकती है। मैंने उसके काम के बारे में पूछा तो उसने बताया कि मैं चंद्र प्रकाश जी की फैक्ट्री में काम करती थी। वहाँ पर वो चादर पर्दे और गिलाफ सिलने का काम करवाते थे, फिर वो उनको दुकानों में सप्लाई करते थे। चूँकि उनके बच्चे विदेश में रहते थे और उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था तो वो अकेले ही फैक्ट्री संभालते थे। वो कुछ बीमार रहने लगे तो उनके बच्चे चाहते थे कि अब वो उनके साथ रहें, तो उनके बच्चे उनको अपने साथ ले गए। उन्होंने मुझे अपनी जगह पर मैनेजर का काम दे दिया और मैं अब सब कर्मचारियों से ऑर्डर तैयार करवाने लगी, उनका लेखा जोखा देखने लगी और धीरे धीरे इस काम में निपुण हो गई। अब चंद्र प्रकाश जी फैक्ट्री बेचना चाहते थे तो मैंने उनसे 1 साल की मोहलत मांगी और धीरे धीरे अपने घर पर ऑर्डर तैयार करके सप्लाई करने लगी। अब काम सही चल रहा था तो मैंने चंद्र प्रकाश जी से कहा कि अब आप फैक्ट्री बेच सकते हैं और मैंने सब कर्मचारियों को अपने घर पर बैठाकर ऑर्डर तैयार करवाना शुरू कर दिया। अब मैं बहुत अच्छा कमा लेती हूँ। मुझे सुनकर खुशी हुई और मैंने चलने की इजाज़त ली और घर आ गई। घर पर आई तो रोहन और रुचि मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे। रोहन बोला कि आपने फिर क्या तय किया है कि आपको कहाँ जाना है। तो मैंने कहा मैं सोचकर बताती हूँ। इतना कहकर मैं अपने कमरे में आ गई। मैं सोचने लगी और रात तक सोचकर मैंने निश्चय किया कि मैं भी अब अपना काम करूँगी। मैंने अगले दिन रोहन से कहा कि मैं मथुरा वृंदावन की यात्रा पर जा रही हूँ, तुम भी घूम आओ। इतना सुनते ही रुचि खुश हो गई और तैयारी करने लगी। मैंने लगभग हफ्ते के कपड़े बैग में डाले और अगले दिन निकल गई थी। सीधा रीना के घर पहुंची और बोला कि क्या मैं 1 हफ्ता यहाँ रह सकती हूँ। वो मुझे देखकर बहुत खुश हुई और बोली अरे आप कैसी बात कर रही हैं, आप जब तक चाहें तब तक रह सकती हैं। मैंने यही रहने का फ़ैसला लिया ताकि मैं अपने घर पर नज़र रख सकूँ, क्योंकि मैंने रात को रुचि को बात करते हुए सुन लिया था कि वो खुशी में झूम कर बोल रही थी कि यार अब बहुत अच्छे से पार्टी करेंगे। मेरी आउटडेटेड सास अब जा रही है, वो घर में ड्रिंक्स भी नहीं पीने देती। अच्छा हुआ अब बुढ़िया 1 हफ्ते तक नज़र नहीं आएगी। 2 दिन बाद मैं मोहित के साथ अपने घर पहुंची तो वहाँ पार्टी हो रही थी। सब ड्रिंक कर रहे थे और नशे में थे। मैं पहले ही अपने कान्हा जी को अपने साथ ले गई थी ताकि भगवान का निरादर न हो। मुझे अचानक वहाँ देखकर रुचि और रोहन हैरान हो गए। रुचि ने कहा मम्मी जी आप इतनी जल्दी कैसे आ गई, आप तो 3 दिन बाद आने वाली थी ना। मैंने कहा बेटा ये मेरा घर है, मैं जब चाहे आ सकती हूँ। रोहन ने कहा मम्मी आप हमारी पार्टी ख़राब कर रही हैं, प्लीज़ आप थोड़ी देर बाद आना।
आप घूम आइए थोड़ा। मैंने बोला मैं नहीं जाऊंगी अब कहीं। रोहन ने मेरी बांह पकड़ी और लगभग घसीटते हुए मुझे गेट तक ले गया। गेट पर मोहित खड़ा था तो ये सब देख रहा था। मेरा सिर शर्म से झुक गया कि मेरा बेटा ऐसा है, मैंने ऐसे संस्कार दिए थे इसको। मैं दरवाजे से टकराकर गिरने लगी तो मोहित ने मुझे पकड़ लिया। मोहित मुझे उसके घर ले गया और सब बात रीना को बताई। रीना ने पूछा मेरा क्या फैसला है। मैंने कहा मैं अपने घर पर ही रहना चाहती हूँ। अगले दिन मोहित, रीना और मैं एक वकील के साथ मेरे घर पहुंचे तो रुचि और रोहित इतने लोग देखकर हैरान होते हुए पूछा, मम्मी ये लोग कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं। मैंने बोला कि ये मेरे साथ आए हैं और मैंने वकील से बोला कि इनको मेरी वसीयत के कागजात दिखा दो। वकील ने पेपर निकालकर रोहन को दिए। रोहन ने पेपर लेकर पढ़ना शुरू कर दिया। रोहन ने कहा मम्मी ये क्या है। मैंने कहा मैंने अपने जीते जी वसीयत बनाई है कि मैं जब तक हूँ तब तक ये घर मेरा रहेगा और मेरे किसी भी बच्चे का इसमें कोई लेना देना नहीं है। इनको एक भी रुपया मेरी जायदाद का नहीं मिलेगा। रोहन चिल्लाया, मम्मी आप ऐसा नहीं कर सकती। मैंने कहा मैंने कर दिया है, अब तुम जितनी जल्दी हो सके अपनी बीवी के साथ ये घर खाली कर दो। तुम्हें 1 हफ्ते की मोहलत देती हूँ। रोहन तैश में आकर मेरी तरफ आगे बढ़ा तो मोहित और वकील मेरे आगे आ गए। मैं अब अपने घर में सुख से रहती हूँ। रीना ने मेरी बहुत मदद की। मेरा बिजनेस करने का ना तो कोई तजुर्बा था और ना ही मेरे पास पैसा था। अब मैं अपना सिलाई का बिजनेस करती हूँ। हम कान्हा जी के सुंदर सुंदर वस्त्र तैयार करते हैं। काफ़ी सारे कर्मचारियों को रोजगार मिला। उनमें से एक कर्मचारी उर्मिला भी है। वो कर्मचारियों से बढ़कर मेरे परिवार जैसा है। हमें जो भी प्रॉफिट होता है हम बराबर बांट लेते हैं। सब कान्हा जी की कृपा है। उम्मीद है आपको मेरी ये स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।